हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पैडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। अब जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है चित्र देखकर कहानी कविता लिखाना। दूसरा ऑप्शन है आपका पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। सी ऑप्शन है किसी घटना का वर्णन करना। डी ऑप्शन है नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो आप बताइए कि आप बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं, है ना? तो उसमें सबसे कम उपयोगी क्या है? अगर आप बच्चों को चित्र देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि इन चित्रों को देखकर कोई कहानी लिखो, तो क्या होगा? इससे तो बच्चे बच्चे की भाषा का आकलन करने का ही तो सबसे अच्छा तरीका है। अब बच्चा क्या सोचेगा तभी तो लिखेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। अब कोई चैप्टर आपने बच्चे को पढ़ा दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन आप बच्चे से पूछ रहे हैं, तो इसमें बच्चे ने खुद तो कुछ नहीं सोचा, उसको तो पहले से ही पता चल गया था स्टोरी में क्या है, तो वो तो बहुत आसानी से आपको जवाब दे देगा, है ना। किसी घटना का वर्णन करना। अब बच्चे ने कोई घटना देखी, उसको वो अपने शब्दों में लिख रहा है, तो तब भी वो क्या होगा? वो सोचेगा तभी तो लिख पाएगा। नानी को जब बच्चा चिट्ठी लिखेगा, अपनी दोस्त के बारे में बताएगा, तब भी वो नए नए विचार आएंगे उसके दिमाग में, वो अपनी दोस्त को लेकर के क्या सोचता है वो सब कुछ उसमें लिखेगा, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे कम उपयोगी है वो ये है, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित भाषा का प्रयोग पहला कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। बी ऑप्शन अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। अब देखो बेटा, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ क्या आ रहा है? ही। जब भी कोई ऑप्शन किसी चीज को सीमित कर दे, अब इसने क्या कहा? कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, इसका मतलब बस लिखित भाषा का उपयोग सिर्फ कार्यालय के कार्यों के लिए किया जाएगा। तो क्या हुआ? इसने इसको सीमित कर दिया, है ना। तो ये तो गलत हो गया। केवल, ही, केवल, अगर ये कहीं आता है तो ये हमेशा ही गलत होता है ना। तो ही केवल ने क्या किया? इसको एक लिमिट में बांध दिया। क्या? लिखित भाषा का उपयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अभिव्यक्ति से मतलब क्या है? अब आप अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं लिखकर। आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो क्या होगा? अपने विचारों की अभिव्यक्ति है, आप लिखकर अपनी बात कह रहे हैं, है ना। तो क्या है? लिखित भाषा का उपयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है बेटा, वो बताना है। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला, भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। आप बताइए, जहां कहीं भी स्मरण रटने की बात आए वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ये तो गलत हो गया। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी गलत हो गया। अब पाठ्य पुस्तक और भाषा प्रयोग के अवसर में आप बताइए कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा? जब वो भाषा का प्रयोग करेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि बच्चा उस भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। आप बच्चे को भाषा प्रयोग करने के अवसर दें, है ना। जितना अधिक वो बोलेगा उतना ही अधिक उसका भाषाई कौशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। बी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। सी ऑप्शन विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया बेटा? रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? एक होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। उसमें क्या होता है बेटा? आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ाया, पर वो चीज बच्चों को कितना समझ में आई, है ना। तो लर्निंग में जो गैप रह जाता है
उस गैप का पता लगाना क्या होता है? डायग्नोस करना, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। फिर जब आपको उस गैप का पता चल गया है, अब उस गैप को दूर करना, जो प्रॉब्लम बच्चों को आई है, जो चीज उन्हें समझ में नहीं आई है, वो चीज अब क्या करेंगे आप? या तो दोबारा बताएंगे उनको, तभी तो उनको समझ में आएगी। तो अब क्या है, वो जो लर्निंग में आपके गैप रह गया था, उस गैप को पूरा करना, वो क्या है? रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो अब बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? इसमें बेटा आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। अब जब बच्चे की लर्निंग में जो गैप रह गए हैं, जब आप उस गैप को दूर कर देंगे तो बच्चा क्या होगा? उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो उसका जो निष्पादन है वो क्या होगा? अच्छा होगा। तो उसको अपने निष्पादन में जो सुधार करने में मदद मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है। पहला ऑप्शन, अन्य भाषाओं और नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी ऑप्शन, अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने और संवेदनशील होने में। डी ऑप्शन है, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो बेटा आपको पता है कि आपकी क्लास में एक से अधिक भाषाओं को जानने वाले बच्चे होते हैं। बहुभाषिक कक्ष किसे कहते हैं? जिस कक्ष में एक से अधिक भाषाओं को जानने वाले, बोलने वाले बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुभाषिक कक्ष। तो जब आपकी क्लास में एक से अधिक भाषा को जानने वाले बच्चे होंगे तो उससे क्या होगा? अब टीचर को क्या करना चाहिए? जब उसकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो उसको, उन बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करने के अवसर देने चाहिए, जिससे क्या होगा? जो दूसरे बच्चे हैं वो एक दूसरे की क्या कहेंगे? भाषाओं को समझेंगे, नए विषयों को आसानी से समझ जाएंगे। अब आपकी क्लास में कोई बच्चा पंजाबी बोलता है ना, तो कोई गुजराती बोलता है, तो जब बच्चों को आप अपनी मातृभाषा में बोलने का मौका देंगे तो क्या होगा? बच्चे एक दूसरे की भाषा को आसानी से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है। अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके अध्ययन की वकालत करती है। पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं। बी ऑप्शन है आपका मातृभाषा, अंग्रेजी, राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत और जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। सी ऑप्शन है आपका समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। डी ऑप्शन है आपका मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। तो आप बताइए इसमें से कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके अध्ययन की वकालत करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, मातृभाषा, घर की भाषा, जो बच्चे की मातृभाषा वो घर की भाषा, एक ही बात है, शास्त्रीय भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं या फिर विदेशी भाषाएं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों को निर्देश देना। बी ऑप्शन शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। सी ऑप्शन है शिक्षक के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना। डी ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए बेटा? आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आपका प्राथमिक दायित्व क्या होगा? शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है? पहला, रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। दूसरा, वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए। सी ऑप्शन है कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों पर एक रिपोर्ट लिखें। डी ऑप्शन है शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे अच्छा होगा इन चारों में, जिसमें बच्चे की उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का आकलन आप कर सकेंगे?
उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का आकलन करना है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी जिस गांव में है आप वहां गए हैं, वहां पे शोध करें और 300 शब्दों की एक रिपोर्ट लिखें। सबसे ज्यादा बच्चे को यहाँ पर अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। शिक्षार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था। दूसरा ऑप्शन है आपका, लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आ और बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। पहला, पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, दूसरा कालांतरित प्रश्न, तीसरा परिचयात्मक प्रश्न, फोर्थ ऑप्शन है आपका बोधात्मक प्रश्न। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। मौन पठन किया है बच्चों ने, पहले टीचर ने क्या कहा, आप मौन पठन करिए, उसके बाद टीचर ने क्वेश्चन किया। आप ये बताइए बोधात्मक प्रश्न क्या होता है। बोधात्मक प्रश्न हमेशा पाठ पढ़ाने के बाद में पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, कि जो पाठ आपने बच्चों को पढ़ाया है वो पाठ समझने में बच्चे कहां तक सफल हुए हैं, इस बात को जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है बेटा। परिचयात्मक प्रश्न, परिचय, इसमें शुरू में क्या आ रहा है, परिचय। तो जिन प्रश्नों से पाठ का परिचय कराया जाता है उनको क्या कहते हैं, परिचयात्मक प्रश्न। आप पाठ पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पाठ का परिचय करा रहे हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। तो क्या है वो, जिन क्वेश्चंस से आप पाठ का परिचय करा रहे हैं वो परिचयात्मक प्रश्न है। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न क्या होता है। अब ये प्रश्न भी जब आपने बच्चों को पढ़ा लिया उसके बाद जो भी टॉपिक आपने बच्चों को पढ़ाया उससे संबंधित करेंगे आप बच्चों से प्रश्न। और क्यों होता है ये, ताकि आप विषय वस्तु का एक बार परीक्षण कर ले कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, टीचर को इसका पता चल जाता है। बी ऑप्शन क्या है आपका, कालांतरित प्रश्न। ये क्या होता है बेटा, मौन पठन के बाद जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, मौन पठन के बाद बच्चों से पूछे गए प्रश्न क्या होते हैं, कालांतरित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका ने क्या किया, मौन पठन करने के बाद उसने प्रश्न पूछे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, कालांतरित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। अब पहली कक्षा में है बच्चा तो क्या लिखने के अंतर्गत आएगा, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो जब बच्चा पहली कक्षा में आता है तो अगर वो पेंसिल से कोई भी चित्र बना दे, कुछ भी कर दे, तो वो सब क्या है, वो सब लिखने के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है कि पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है। पहला, यह बिल्कुल संभव है। दूसरा, यह बहुत हद तक संभव है। सी ऑप्शन, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। डी ऑप्शन, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो आप बताइए, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो आपको अपनी राय देनी है। अब आपने किसी से पूछा कैसे हो, आपने पूछा कैसे हो, ठीक है, और आपने ऐसे लिख दिया कैसे हो। तो बेटा ये कैसे हो आपने कैसे लिखा, देवनागरी लिपि में। यहां भी आपने यही लिखा कैसे हो, पर कैसे लिख दिया, रोमन लिपि में। समझ रहे हो आप बात को। आप जब किसी को मैसेज करते हैं तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं ना, कैसे हो, है ना। तो है तो ये यही, पर ये देवनागरी लिपि में लिखा और ये रोमन लिपि में। तो क्या है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि यह बहुत हद तक संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। बी ऑप्शन, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं। सी ऑप्शन, विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। डी ऑप्शन, विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी क्या होते हैं बेटा,
जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि अपने परिवार में सबसे पहले जो विद्यालय गए हैं वो क्या है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन पूर्व कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, दूसरा कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, तीसरा शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। डी ऑप्शन है आपका पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो जहां भी व्याख्या आ जाए तो वो ज्यादातर गलत ही होता है आपका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है बेटा। पठन पूर्व के कार्य क्या होते हैं, बच्चों को अभिप्रेरित करना, पठन के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए पठन पूर्व कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। तो क्या ऐसा ही होता है कि जिस व्यक्ति को व्याकरण की पूरी पहचान है, व्याकरण की बहुत अच्छी समझ है, क्या वही भाषा में निपुण होगा? बताइए आप। जिस व्यक्ति को बहुत अच्छे से व्याकरण की दृष्टि से वो सही वाक्य बना लेता है, क्या वही भाषा में निपुण होगा? ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भाषाई निपुणता जिसमें बहुत होती है पर उसको व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाना नहीं आता है, उसको इतनी समझ नहीं होती व्याकरण की। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, भाषाई निपुणता व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा क्या है, भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि जो भाषा की निपुणता है वो प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग करने की योग्यता है। और इसमें क्या कहा, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। तो ये यहीं पे ही गलत हो गया आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ए गलत है आपका और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। ए आपका असत्य है और आर आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। तो आप बताइए कि वो किस चीज का अभ्यास कर रही है। पहला ऑप्शन है आपका विस्तृत पठन, दूसरा गहन पठन, तीसरा जिक्सो पठन, डी साथी पठन। तो जब भी बच्चा कोई पठन आनंद के लिए किसी चीज को पढ़ता है वो आपका विस्तृत पठन कहलाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर वो आता है। जब भी कोई बच्चा आनंद के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए किसी चीज को पढ़ता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका विस्तृत पठन यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग। और गहन पठन क्या होता है, जब आप किसी चीज को गहराई से पढ़ते हैं, किसी विस्तृत जानकारी को पाने के लिए, किसी विशेष जानकारी को पाने के लिए आप किसी चीज को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, विशिष्ट सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, तो वो क्या है आपका गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ ऑप्शन में आपको क्या कहा गया कि आनंद के लिए पढ़ता है तो वो क्या है, विस्तृत पठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।